आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हरियाणा बोर्ड के एचबीएससी के पीवाईक्यूज जो कि हमारे रहेंगे 2020 से लेकर 2025 तक के। और इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज करवाने वाले हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बार बार हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स, ये हमें दो आइसोमर्स दे रखे हैं। देखो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स ये बना दिया है, एक कॉम्प्लेक्स ये बना दिया है आर, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या ये लिंकेज आइसोमर्स हैं या कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं या आयोनाइजेशन आइसोमर हैं या सोलवेट आइसोमर है। तो देखो यहाँ पे जो लिंकेज आइसोमर होता है ना, इसकी एक पहचान होती है कि आपको इन कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी आइसोमर्स के अंदर आपको एम्बिडेंडेंट लिगेंड दिखाई देगा। देखो मैं सभी की आपको पहचान बता रहा हूं, फिर हम इसका आंसर एकदम से बता देंगे, ठीक है। कि लिंकेज आइसोमर्स की एक पहचान होती है कि आपको क्या दिखेंगे, एम्बिडेंडेंट लिगेंड लगे हुए दिखेंगे, जैसे कि एससीएन हो गया। अब जो एससीएन होता है वो सल्फर से भी बॉन्डिंग कर सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है, इसीलिए एम्बिडेंडेंट लिगेंड होता है। और एम्बिडेंडेंट लिगेंड वो होते हैं जिनके पास में दो कोऑर्डिनेशन साइट होती हैं, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही साइट से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। एक ही टाइप से क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे एससीएन हो गया, NO2 हो गया, ये नाइट्रोजन से भी कर सकता है, ऑक्सीजन से भी कर सकता है। साइनाइड हो गया, ये कार्बन से भी कर सकता है और नाइट्रोजन से भी कर सकता है। तो अगर एम्बिडेंडेंट लिगेंड दिखता है तो वो लिंकेज आइसोमर होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी एम्बिडेंडेंट लिगेंड नहीं दिख रहा है। दूसरा आ जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की पहचान होती है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे, लेकिन उन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपको क्या होंगे, जैसे एक आइसोमर इस तरीके का होगा, एक कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पे जो चार्ज होगा ना, जैसे यहाँ पे +3 हो गया तो इस पे -3 होगा, यहाँ पे +3 हो गया तो इस पे भी -3 होगा, इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्सेस दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कुछ भी नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, लिंकेज भी नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा। दूसरी आती है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब जो आयोनाइजेशन की पहचान होती है, इसकी एक पहचान होती है कि आपको जो आयंस है ना, जो देखो ये जो कोऑर्डिनेशन सफेयर होती हैं, इनके बाहर जो आयन होते हैं वो आपको क्या दिखेंगे, डिफरेंट दिखाई देंगे बस। बाकी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे हम देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कोबाल्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, अमोनिया 5 यहाँ भी है, अमोनिया 5 यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ देखो बाहर लिख दिया, सल्फेट यहाँ भी है और सल्फेट अंदर है यहाँ पे इस तरफ। तो इसमें क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आपको आयंस क्या दिखेंगे, ये जो बाहर लगे हुए हैं ना वो डिफरेंट दिखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन बाहर जो आयन है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे सल्फेट है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसका मतलब हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने आंसर भी लिखा है कि दीज कंपाउंड शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और जो नेक्स्ट है हमारा सोलवेट आइसोमेरिज्म, इसकी पहचान होती है कि नंबर ऑफ एक्वा लिगेंड्स, एक्वा मतलब वाटर की जो नंबरिंग है ना वो डिफरेंट दिखाई देती है आपको इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम दिखाई देता। तो ये इनकी पहचान होती है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स, कहता है कि प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ अटैचिंग लिगेंड्स, या फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स कि कितने लिगेंड्स अटैच हैं किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। कितने लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम से, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां पे देखो कितने लिगेंड आपको दिख रहे हैं। तो यहां पे क्लोरीन तो आपको 2 दिख रहे हैं, और इथाइलिन डाइअमाइन यानी ईन आपको कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो यहां पे तो आप कह देंगे कि इसका आंसर तो 4 होगा, लेकिन इसका आंसर 4 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो यहां पे हम समझते हैं। देखो लिगेंड जो होते हैं वो हमारे कई तरीके के होते हैं। एक कोई होता है मोनोडेंडेट लिगेंड, मोनोडेंडेट लिगेंड, कोई होता है बाईडेंडेट लिगेंड, कोई होता है ट्राईडेंडेट लिगेंड, ठीक है। डेंडेट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है। तो इस तरीके से कई तरीके के होते हैं, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से। तो मोनो का मतलब होता है जो केवल एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, उसे मोनोडेंडेट लिगेंड कहते हैं। बाई का मतलब होता है जो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, उसे बाईडेंडेट लिगेंड कहते हैं। ट्राई का मतलब जो 3 बना ले, टेट्रा का मतलब जो 4 बना ले। तो यहाँ पे क्लोरीन तो एक एक बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए इसको 2 ही काउंट करेंगे। लेकिन जो इथाइलिन डाइअमाइन होता है ना, इथाइलिन डाइअमाइन एक बाईडेंडेट लिगेंड होता है, और बाईडेंडेट लिगेंड होगा तो ये मैक्सिमम 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है एक इथाइलिन डाइअमाइन।
तो एक दो बनाएगा तो दो कितने बनाएंगे, देखो ये दो अटैच हैं तो दो कितने बनाएंगे, दो तो भाई चार बनाए, चार बना सकते हैं, है ना। तो चार तो इथाइलिन डाइअमाइन ने बना लिए बॉन्ड, और दो क्लोरीन ने बना लिए। तो टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल बॉन्ड बन रहे हैं 6। और हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने अटैच है सिंगल बॉन्ड से, तो वही होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक और होता है बाइडेंडेट लिगेंड, जिसका नाम हम कहीं पे आपको ऑक्स लिखा दिखेगा। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सालेट। तो कहीं पे अगर ये अटैच आपको दिखता है ना, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि ये भी क्या होता है, बाइडेंडेट लिगेंड ही होता है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स विद एग्जांपल। तो यहां पे सबसे पहले समझते हैं कि होमो और हेट्रो का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे होमो जो होता है ना, होमो का मतलब होता है बिल्कुल समान, बिल्कुल समान, बिल्कुल एक जैसे, समान। ठीक है, एक जैसे, बिल्कुल सेम सेम। होमो का मतलब होता है सेम सेम। और जो हेट्रो होता है ना, हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब होगा डिफरेंट। तो यहां पे हमसे पूछा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होंगे जिसमें सेम टाइप के लिगेंड्स अटैच होंगे, उन्हें हम कह देंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो हो जाएंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अटैच होंगे। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, डेफिनेशन लिखेंगे होमोलेप्टिक की कि ए कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, कि केवल जिसमें एक टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे कोबाल्ट लिख दिया, और यहाँ पे हमने अमोनिया जो अटैच करे हैं ना, वो 6 अटैच करे हैं, बिल्कुल सारे के सारे अमोनिया अटैच करे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमारे जो सेम टाइप के लिगेंड अटैच हैं, और सेम टाइप का लिगेंड क्या है, हमारा अमोनिया है। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के लिगेंड भी हो सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसमें 4 तो मैंने एक जैसे लगा दिए, अमोनिया लगा दिए, लेकिन 2 मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा रखे हैं। तो ये हो जाता है हमारा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और इसका हमने फॉर्मूला बनाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास में जो IUPAC नेम होते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाने की हमारे पास में क्या होती है, एक ट्रिक होती है, या ट्रिक कह लो या आप उन्हें रूल्स भी कह सकते हैं। और रूल्स हमारे क्या होते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स का इसने नाम लिखा है ना, वो सारे के सारे अटैच हैं आपस में एक दूसरे के। अक्सर अगर इसमें थोड़ा सा भी गैप होता है ना, देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप लगा रखा है, तो यहाँ पे अगर थोड़े से गैप के अंदर कुछ मतलब कोई नाम लिखा होता है, जैसे आयरन या फिर पोटासियम इस तरीके का, तो हम क्या करते हैं, वो नाम को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर लिखते हैं। देखो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है हमारा, तो वो चीज लिखी जाती है इस तरफ, जो सबसे पहले होता है। बाद में जो ये शुरुआत में जो ये नाम लिखा जाता है, वो लिखा जाता है लीगेंड का नाम, लीगेंड का नाम लिखते हैं हम। और लीगेंड का नाम लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पे मेटल का नाम लिखा दिखाई देगा, सेंट्रल मेटल एटम का। तो देखो यहाँ पे टेट्रा अमीन डाई एक्वा, यहां तक तो ये वाला जो नाम है ना, ये वाला नाम लिखा हुआ है लीगेंड का नाम, ये लिखा हुआ है लीगेंड का नाम। उसके बाद में जो ये कोबाल्ट लिख रखा है, ये लिखा हुआ है मेटल का नाम, तो हम यहाँ पे मेटल का नाम लिखेंगे। और फिर जो लास्ट में थोड़े से गैप के बाद में जो लिखा होता है ना, वो आउटर स्पेसिस लिखी होती है, जो यहाँ पे लिखी जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में लिखी जाती है। तो ये जो क्लोराइड है ना, वो इसके बाद में लिखी जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो शुरू वाला तो कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है, टेट्रा अमीन, क्या लिखा है, टेट्रा अमीन। टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी हमने क्या लगा दिए, 4 अमीन लगा दिया, यानी NH3 लगा दिए हमने 4। फिर कहता है डाई एक्वा, एक्वा का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, और डाई का मतलब होता है 2, तो देखो हमने यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिए हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे फिर लिखा हमने मेटल का नाम कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो कह रहा है 3। तो लास्ट में उसने लिखा है क्लोराइड। अब क्लोराइड मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 3 क्लोराइड आएंगे या कितने क्लोराइड आएंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है, उसने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी आपको। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी मेटल की +3 है, तो यहाँ पे ये +3 बनी कैसे, तो हम यहाँ पे निकालते हैं। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। तो मान लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालनी है, तो मैं इसको X मान लूंगा। प्लस में अमोनिया कितने हैं, अमोनिया 4 लगे हुए हैं, और जो अमोनिया होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है उसके ऊपर चार्ज होगा 0, तो प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस में एक्वा, एक्वा यानी वाटर कितने अटैच हैं, 2 अटैच हैं, तो हमने 2 लिख दिया। और वाटर भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो हम यहाँ पे इसकी चार्ज कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और बराबर में हम क्या लिखते हैं, बराबर में हम लिखते हैं जो इसके ऊपर चार्ज होता है, जो भी इसके ऊपर चार्ज होता है ना, वो हम बराबर में लिखते हैं।
ठीक है। तो अब मुझे बराबर में तो पता नहीं है क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं 0 मान लेता हूँ। तो देखो ये भी 0, ये भी 0, तो x इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, क्योंकि मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूँ और ऑक्सीडेशन स्टेट उसने कहा है 3 है। तो इसका मतलब इसकी आउटर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा +3, ये लिखा जाएगा। तो अब +3 चार्ज आया है, इसका मतलब इसके बाहर जो अटैच होगा ना वो -3 नेगेटिव वाला अटैच होगा। देखो यहां से कैसे कंक्लूजन निकाला मैंने, क्योंकि +3 अगर इसके ऊपर चार्ज आना है तो +3 के पास में कौन आएगा, -3 नेगेटिव वाला आएगा, सीधी सी बात है। अब एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होगा, 3 क्लोरीन के ऊपर चार्ज होगा -3, है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन के ऊपर -1 था, तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3 हो जाएगा, और -3 वाली चीज कहां जाएगी, +3 के पास में जाएगी। इसीलिए मुझे यहाँ पे पता चला कि क्लोरीन आपने कितने लगाने हैं, 3 लगाने हैं। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया है और इसका नाम पूछ रहा है। तो नाम के लिए जैसे मैंने यहाँ पे अभी प्रोसीजर बताया था आपको कि सबसे पहले नाम होता है जो आउटर स्पीसीज होती है, फिर नाम होता है लिगेंड का, और फिर नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम का, और फिर लास्ट में नाम होता है जो बिल्कुल ही मतलब आउटर स्पीसी होती है उसका नाम होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने नाम किसका लिखना है, देखो यहाँ पे कोई स्पीसी नहीं लगी हुई है शुरुआत में, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। बाद में नाम लिखा जाता है लीगेंड्स का। तो लीगेंड यहाँ पे देखो 5 तो अमोनिया है और 1 क्लोरीन है। अब अमोनिया का नाम लिखें पहले या क्लोरीन का नाम लिखें, देखो दो समस्या है, एक तो अमोनिया है और दूसरा है क्लोराइड, क्लोराइड है ना। तो अंदर वाले को देखो, जो भी हेलोजन होते हैं ना, अगर अंदर लिखा हुआ है ना कॉम्प्लेक्स के तो उसे हम बोलेंगे क्लोरिडो, और जो बाहर होगा उसे हम बोलते हैं क्लोराइड। जैसे फ्लोरीन होता तो अगर अंदर होता तो हम उसे बोलते फ्लोरिडो, बाहर होता तो हम उसे बोलते फ्लोरिन, और अगर ब्रोमीन अंदर होता तो हम उसे बोलते ब्रोमिडो, और ब्रोमीन बाहर होता तो हम उसे बोलते ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, लिगेंड का नाम ओ के साथ में खत्म होता है। तो अब 5 अमोनिया है और एक क्या है, एक है क्लोरिडो। ठीक है, तो यहां पे हम नाम लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहां पे देखो ए पहले लिखा जाएगा क्योंकि ए पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो हम लिखेंगे पेंटा अमीन, क्योंकि 5 अमोनिया है तो हमने देखो यहां पे लिख दिया पेंटा अमीन, ये लिख दिया। अब आगे फिर अटैच है क्लोरीड, और क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, तो देखो ये लिख दिया क्लोरिडो। तो ये तो लिगेंड के नाम खत्म हो गए। अब बाद में हम किसका नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम है कोबाल्ट, क्योंकि सीओ लगा हुआ है। अब यहां पे एक और समस्या है कि हम सीओ का नाम कोबाल्ट लिखें, कोबाल्ट लिखें या कोबाल्टेट लिखें। तो इस तरीके से दो तरीके से नाम लिखा जाता है। तो अब समझते हैं कि कोबाल्टेट कब लिखा जाता है और कोबाल्ट कब लिखा जाता है। तो कोबाल्टेट लिखा जाता है जब जो हमारा कोऑर्डिनेशन सफेयर है उसके ऊपर चार्ज अगर नेगेटिव में प्रेजेंट है तो हम 8 के साथ में खत्म करते हैं मेटल का नाम। जैसे अगर कोई भी और मेटल होता, जैसे निकल होता तो हम निकलेट लिखते, प्लेटिनम होता तो प्लेटिनेट लिखते, है ना। और अगर पॉजिटिव में चार्ज होता, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम सीधा नाम लिख लेते हैं, जैसे निकल है तो निकल ही रहेगा, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज इसने बताया नहीं क्योंकि यहाँ पे चार्ज इसने लिखा ही नहीं। और वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो बाहर कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन के ऊपर कितना होगा, -2 चार्ज होगा, है ना। और -2 वाली स्पीसी कहां जाती है, +2 के पास में जाती है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो प्लस में चार्ज आएगा, और प्लस में चार्ज आएगा तो कोबाल्ट का नाम सीधा कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोई भी 8 नहीं लगेगा। 8 तभी लगता है जब माइनस चार्ज होता है ना। और बाहर वाले के हम नंबरिंग नहीं लिखते हैं, आप ये नहीं लिखेंगे कि डाई क्लोराइड, है ना, आप सिर्फ नाम लिखते हैं उसका। तो यहाँ पे क्लोराइड या ये क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है तो आप लिख देंगे सिंपल क्लोराइड। और एक चीज और रह गई है कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के तुरंत बाद क्या लिखी जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट की। तो देखो निकाल के देखते हैं एक बार। ये हमने कॉम्प्लेक्स लिख दिया है दोबारा से, NH3 और क्लोरीन, और यहाँ पे हो गया क्लोराइड। ठीक है, अब देखो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है ना उसको मैं X मान लेता हूं, मैंने X मान लिया। प्लस में अमोनिया कितने अटैच हैं, 5 अमोनिया अटैच हैं, और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है जिसके कारण इसका चार्ज हो जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई में चार्ज होता है तो 0 लिख दिया। प्लस में क्लोरीन कितने अटैच हैं, एक ही क्लोरीन अटैच है और एक के ऊपर चार्ज होगा -1, तो -1 लिख दिया। बराबर में लिखा जाता है जो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा। तो चार्ज कितना होगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो मैंने यहां से पता किया था अभी कि एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज होगा, और -2 वाली चीज कहां जाएगी, +2 के पास में जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, +2, तो मैं यहां पे लिख दूंगा +2। अब यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो x -1 = +2,
और -1 वहां जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे देखो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है 3, तो मेटल के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है, तो ये लिख दिया, और लास्ट में हम क्लोराइड लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पूरा नाम को फाइंड आउट करना है कि क्या क्या एक एक अक्षर आपने मैच करना है कि पहले क्या लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, ये कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया है, इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वेयर एज निकल NH3 2 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो बातें इसने बताई हैं कि ये कॉम्प्लेक्स तो इनर ऑर्बिटल है और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आउटर ऑर्बिटल है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अमोनिया इसमें भी है और अमोनिया इसमें भी है, बस मेटल ही तो चेंज कर रखा है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रखी है, देखो +3 है और +2 है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, देखो मेरी, और वो बात क्या याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि जब भी आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है किसी भी मेटल की, जैसे मैं कह दूं कि कोबाल्ट +3 में है, या फिर आयरन +3 में है, या फिर क्रोमियम +3 में है, अगर आपको ये दिखाई देती है कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो समझ जाना कि इनके साथ में जो अमोनिया है, जो NH3 है, वो बिहेव करेगा एज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो यहाँ पे तो ये जो अमोनिया है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। और यहाँ पे कभी भी आपको यही मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख जाए, जैसे कोबाल्ट हो गया +2 हो जाए, या फिर निकल हो गया +2 हो गया, या फिर आयरन हो गया +2 हो गया, तो इनके साथ में जो अमोनिया है हमारा, जो NH3 है, वो बिहेव करता है वीक फील्ड लिगेंड की तरह। तो यहाँ पे इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड से हमें समझना क्या है, हमें ये समझना है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन की वो हो जाएगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन की वो नहीं होगी। ये बातें हमने ध्यान रखनी है। अब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं एक बार स्लाइड चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड। देखो तो यहां पे अब हमें करना क्या है, तो एक कॉम्प्लेक्स तो मेरे पास में ये दे दिया है कोबाल्ट NH3 का 6 3 पॉजिटिव, और दूसरा मेरे पास में कॉम्प्लेक्स दे दिया है निकल का, कि निकल NH3 का 6 और ऊपर दे दिया है चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव दे दिया है। और यहां पे आपने समझना है कि कॉम्प्लेक्स दोनों ही क्या है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है। देखो 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो कोबाल्ट हमारा आता है 27 नंबर पे, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d7 4s2, ये हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे ना, तो देखो इसको अगर मैं x मान लूं तो ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो ये तो 0 हो जाएगा इसका, इसकी जो चार्ज है। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रल लिगेंड लगे हुए हैं ना, तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो ऊपर सफेयर के ऊपर लगी हुई होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब मैं क्या करूंगा, इसकी +3 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूंगा। तो देखो +3 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया। मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, डी में इलेक्ट्रॉन बचे हैं 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब यहाँ पे भी ऐसा ही काम करो। अब निकल कितने नंबर पे आता है, निकल आता है 28वें नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 3d8 4s2। और यहाँ पे जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी जो कोऑर्डिनेशन सफेयर की है, देखो +2। तो यहाँ पे +2 के ऊपर निकालो, देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। तो 3d में बचे हैं अब 8 इलेक्ट्रॉन, ये बचे हैं। अब मैं क्या करूंगा, डी ऑर्बिटल बना लूंगा। देखो इस तरीके से ये मैंने डी ऑर्बिटल बना लिया है, 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 3d ऑर्बिटल। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे 4s ऑर्बिटल होता है जो कि खाली है, और उससे आगे क्या होगा, उससे आगे 4p ऑर्बिटल होता है ना, 4p ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और दूसरा आ जाएगा 6, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिखी है ग्राउंड स्टेट के ऊपर, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब यहाँ पे अमोनिया कितने हैं, अमोनिया है 6, और सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये क्या करवा देंगे, ये अब पेयरिंग करवा देंगे। तो अब मैं लिखूंगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक्साइटेड स्टेट में ये पेयरिंग करवा देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला उछल के यहाँ पे चला जाएगा, तो अब खाली जगह हो जाएगी। देखो इस तरीके से, ये मैं दोबारा से बना रहा हूँ, यही ऑर्बिटल 2 3 4 5। देखो यहाँ भी पेयरिंग हो गई, यहाँ भी पेयरिंग हो गई, और यहाँ भी पेयरिंग हो गई। अब 3d के 2 ऑर्बिटल खाली बचे हैं, s का 1 ऑर्बिटल खाली बचा है, और p के
3 ऑर्बिटल खाली बचे हैं। अब ये जो खाली बचे हैं इनकी जगह पे कौन आ जाएगा, अमोनिया आ जाएंगे। देखो एक अमोनिया यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अमोनिया ने कितनी स्पेस ऑक्युपाई करी है, तो अमोनिया ने देखो डी के तो 2 ऑर्बिटल लिए हैं, एस का 1 ऑर्बिटल लिया है और 3 लिए हैं पी के ऑर्बिटल। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है ना इस कॉम्प्लेक्स की, वो निकल के आती है D2sp3। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इस वाले कॉम्प्लेक्स का भी ऐसा ही काम करो, तो देखो डी में कितने हैं, 8 हैं, तो मैं यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल यहाँ पे बना लेता हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 ये मैंने बना लिया है। और आगे क्या होगा, आगे 4s का होगा, उससे आगे क्या होगा, उससे आगे 4p का होगा। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा बना लिया है, ठीक है। ये हो गया 3d का, ये हो गया है 4s का, ये हो गया है 4p का। अब देखो d में है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हमने ग्राउंड स्टेट के ऊपर, ये लिख दी। अब हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। तो जब आप एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे, ये तो क्या है, यहाँ पे अमोनिया जो अटैच है वो तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो पेयरिंग करवाएगा नहीं। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होता है, सेम ही बनेगा। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भरेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये तो हो गया 3D का। यहाँ पे बना दिया हमने 4s का, और यहाँ पे हमने बना दिया 4p का, ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अमोनिया आएंगे 6, और 6 आने के लिए उसको जगह चाहिए है, तो यहाँ पे 1 अमोनिया तो यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएंगे, है ना। और तो बाकी के बचे हुए 2 कहाँ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 4 अमोनिया आ गए, तो वो आएंगे 4d के ऑर्बिटल ऑक्युपाई करेंगे। देखो यहाँ से आएंगे 3 4 5, तो ये हमने बना लिया है 4d का। तो यहाँ पे देखो 2 जगह अमोनिया जो अब आएंगे वो यहाँ की ऑक्युपाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है, और ये पेयरिंग भी नहीं करवा सकता है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे। तो इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, देखो इसकी आएगी, देखो इसने कितनी जगह ऑक्युपाई करी है। तो एक तो एस का ऑर्बिटल वो लेगा, 1 अमोनिया, क्योंकि 6 अमोनिया है, और 3 पी के लेंगे तो sp3 हो गया, और 2 आउटर ऑर्बिटल डी का आउटर ऑर्बिटल लेगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2, इसकी आई d2sp3। तो यहाँ पे अगर डी ऑर्बिटल इनर वाला इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर जो डी ऑर्बिटल है अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आउटर वाला इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला तो हो गया कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। और ये वाला हो गया हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये वाला ये हो गया है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में आपने सिंपल सा कहना है कि ये वाला इनर ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है निकल के, इसकी तो आती है D2sp3, और इस वाले कॉम्प्लेक्स की क्या निकल के आती है, इसकी आती है sp3d2, इसकी आउटर वाली आती है, इसीलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। और ये वाला कौन सा है, ये वाला है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और ये बना के दिखाना होता है अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका, यानी जल्दी जल्दी से आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपने यहाँ पे वीबीटी का इस्तेमाल करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करना है, और आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ये टेबल दी गई है, आपको यहाँ पे कहीं कहीं खाली जगह मिलेगी जहाँ पे देखो जैसे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं, और अलग अलग जो कॉलम है उसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख दिया, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख दी उसकी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एमबी का मतलब है मैग्नेटिक बिहेवियर, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहला रो उठा लेते हैं। पहले रो के अंदर हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, देखो कोबाल्ट F4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम बताओ। तो सेंट्रल मेटल एटम तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, यही दिख रहा है मुझे, तो ए आपका हो जाएगा कोबाल्ट, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो नेक्स्ट वो क्या पूछता है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन उसने बता दी कि 3d7 है, हाइब्रिडाइजेशन बता दी sp3 है, ज्योमेट्री बता दी टेट्राहेड्रल है। यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो कोबाल्ट F4 नेगेटिव ये लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है, ये होता है वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता ही नहीं है। तो आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है वो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखी है 3d7। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि 3d7 अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, मतलब डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। तो कितने हैं, 7 है इसके अंदर। तो देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7।
तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वीक फील्ड लिगेंड लगा है, ये पेयरिंग तो करवा नहीं सकता इन इलेक्ट्रॉन की। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो देखो 3 ही बचे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, इन्हीं की पेयरिंग नहीं हुई है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा कि बी क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमें उसका मैग्नेटिक नेचर बता दिया है कि पैरामैग्नेटिक है। अब नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड रो में हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है क्रोमियम H2O का ट्वाइस, C2O4 का ट्वाइस। तो देखो ये C2O4 क्या होता है, ये होता है ऑक्सालेट। और ऑक्सालेट हमने बताया था कि ऑक्सालेट अगर आपको कहीं दिखाई दे तो ये होता है बाइडेंडेट लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेना इस कॉम्प्लेक्स का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको यहाँ पे 6 बताना है, क्योंकि 2 तो वाटर हो गए मोनोडेंडेट और 2 आपके बाइडेंडेट हो गए, यानी 2 2 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसने मेटल बता दिया, सेंट्रल मेटल एटम की क्रोमियम है यहाँ पे। उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी 3d3 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैंने उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी अटैचिंग लिगेंड है वो कितने हैं, 6 हैं। तो 6 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है, 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है, इसका मतलब 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती हैं, या तो D2sp3 या फिर sp3d2, ये 2 हो सकती हैं, है ना। तो ये होंगी कब, ये कैसे पता चलेगा मुझे कि इन दोनों में से कौन सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, अनपेयर्ड जो इसने कॉन्फ़िगरेशन दी है वो हमें यहाँ पे 3d3 दी गई है। तो अब मैं यहाँ पे अगर 3d3 की अगर मैं अरेंज करूँ डी के अंदर, देखो मैं यहाँ पे अरेंज करता हूँ एक बार, ये मैंने 3d बना दिया। इसके आगे 4s होता है हमारा, इसके आगे 4p होता है ना, जिसमें हम 3 वो ऑर्बिटल बनाते हैं। तो 3d3 उसने मुझे दिया है, 3d3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो खाली डब्बे कौन कौन से बचे हुए हैं, देखो डी के 2 खाली बचे हुए हैं, 1 एस का बचा हुआ है, 3 पी के बचे हुए हैं। तो अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 6 अगर लिगेंड है, तो 6 के लिए 6 जगह तो खाली है यहाँ पे, यानी 2 डी की खाली है, 1 एस का खाली है और 3 पी के खाली है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, D2sp3, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे सी क्या बता देंगे, सी हो जाएगा यहाँ पे D2sp3। ठीक है, ये हो जाएगा। ज्योमेट्री उसने हमें बता दी कि ऑक्टाहेड्रल है, देखो मैंने अभी अभी बताया आपको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसने बता दिए। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डी क्या होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। और अगर किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो नेचर कैसा होता है उसका, पैरामैग्नेटिक होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका नेचर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा इसका पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो तीसरी रो में चलते हैं। तीसरी रो में क्या कहता है वो, कि मेरे पास में कॉम्प्लेक्स दे दिया है निकल CO4 का। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार बात बताता हूँ आपको थोड़ी सी इसके बारे में, कि आपके पास में है NiCO4 और कुछ भी दे रखा है क्या, कुछ भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो ये CO वाला जो कार्बोनिल होता है ना, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा देते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, सेंट्रल मेटल एटम बता दिया उसने, निकल है, कॉन्फ़िगरेशन बता दी उसने। अब मुझसे वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पास में देखो यहाँ पे ये मुझे दे दिया कॉम्प्लेक्स, और लिगेंड कितने अटैच हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या तो हो सकती है sp3 या हो सकती है dsp2, 2 हो सकती हैं। sp3 होगी तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और dsp2 होगी तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लानर, 2 हो सकती हैं। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी होगी, है ना। तो मैं एक बार इसको साफ कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो एक सेकेंड, देखो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है इसकी। तो मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको X मान लूंगा, प्लस में 4 कार्बोनिल अटैच हैं, और कार्बोनिल क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल होगा तो इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। बराबर में क्या लिखा जाता है, जो इसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख देंगे। तो X क्या आ गया, X आ गया 0, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 0। तो हम सिंपल निकल लिख लेते हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो निकल होता है 28 नंबर पे आता है इसका अटोमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d8 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो मैं एक बार इनको ऑर्बिटल के अंदर अरेंज कर लेता हूं इन इलेक्ट्रॉन्स को, 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 4s का बना लिया, यहाँ पे हमने 4p का बना लिया। देखो 3d 4s और 4p। अब देखो 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 ये हो गए, और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 हो गए। ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब वो कहता है कि अगर मैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो जिसमें क्या होगा, ये 4 कार्बोनिल इसके पास आएंगे। तो 4 कार्बोनिल अगर इसके पास आएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। मतलब ये जो 2 जगह यहाँ पे खाली हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका यहाँ भेज देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ भेज देगा। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, देखो ये हमने बना दिया 3D, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कर देते हैं अरेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे भर जाएंगे। देखो ये दोनों यहाँ पे आ गए तो अब 4s का खाली रह जाएगा और 4p का भी खाली रह जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे 4 कार्बोनिल आने हैं, 4 कार्बोनिल आएंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कितनी ऑक्यूपेशन करी उसने, तो एक s का लिया और 3p के लिए। तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी आ रही है sp3, और sp3 आ रही है तो ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो देखो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ये हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसने हमें दे ही रखे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें बता ही रखी है कि डायमैग्नेटिक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द CFSC4 ऑक्टाहेड्रल, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया है COCl6 4 नेगेटिव, और इसकी CFSC एनर्जी दे रखी है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये उसने दे दी 18,000 पर सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि CFSC निकालो फॉर टेट्राहेड्रल के लिए, कि इसके लिए अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो इसकी CFSC क्या होती। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसमें अगर ऑक्टाहेड्रल दे रखी है और टेट्राहेड्रल अगर आपसे पूछता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। देखो क्या होता है, डेल टी किसके बराबर होता है, 4/9 डेल ओ के बराबर होता है। डेल टी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, और डेल ओ का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। डेल ओ का मतलब होता है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखी है, हमें ऑक्टाहेड्रल की तो उसने दे दी, यानी सिर्फ आपने यहाँ पे डेल ओ की वैल्यू पुट करनी है, यानी 18,000। तो देखो हमने यहाँ पे 18,000 वैल्यू पुट करी, जैसे इसको सॉल्व किया हमारी वैल्यू आ गई 8,000 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8,000 पर सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का। असर्शन में वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स है ना mx6 का, देखो ये कॉम्प्लेक्स दे दिया है मुझे mx6 का, एंड mx5l, दूसरा कॉम्प्लेक्स मुझे दे दिया है mx5l का टाइप, जहां पे x और l क्या है, यूनिडेंडेंट लिगेंड है। यूनिडेंडेंट का मतलब होता है जो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। तो यहां पे देखो आपने समझना क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो कर सकते हैं, जो सिस और ट्रांस आइसोमर बना सकते हैं। सिस और ट्रांस आइसोमर अगर वो बना सकते होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और सिस और ट्रांस क्या करते हैं, देखो जैसे मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल लेके चलूं, जैसे मैंने 2 कार्बन ले लिए हैं यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं अगर सेम टाइप के लिगेंड अटैच करता हूं, जैसे ए मैंने सेम टाइप जगह कर दिया और बी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं इस तरीके से। तो अगर एक साइड सिमिलर टाइप के लिगेंड अटैच है दोनों तरफ, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये हैं एडजेसेंट पे, दोनों सिमिलर टाइप के हैं, तो इस पोजीशन को मैं कहता हूं कि सिस आइसोमर हो गया ये। और अगर मैं क्या करता, इनको मैं अपोजिट पोजीशन पे कर देता, देखो जैसे यहाँ पे मैंने ए लगा दिया और यहाँ पे भी मैं क्या करता, ए लगा देता, इस तरीके से ए लगा देता, और यहाँ पे भी मैं क्या करता, बी करता। तो अब ये क्या हो जाते, अपोजिट पोजिशन पे हो जाते सेम टाइप के। तो अब ये जो पोजिशन बनी है ये बन जाती है ट्रांस। तो यहाँ पे कहता है कि mx6 और mx5l ये क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो देखो हम समझते हैं कि mx6 उसने कह दिया है, तो मैं एक बार यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, एक सेकंड में यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। देखो जैसे अब मान के चलो कि mx6 है, तो mx6 का ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कैसा बन सकता है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैं x बना लेता हूँ, x यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ पे x हो सकता है, और यहाँ पे x हो सकता है। तो आप क्या बना सकते हैं, इसमें सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस और ट्रांस बनने के लिए डिफरेंट टाइप के लिगेंड अटैच होना जरूरी है, और यहाँ पे सारे के सारे सेम टाइप के लिगेंड है। इसका मतलब जो इसने असर्शन वाली बात बोली है वो बिल्कुल ट्रू बोली है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो रीजन में क्या कहता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कहता है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो उन कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा नहीं शो किया जाएगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है। अब मैं यहाँ पे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लेता, जैसे देखो Ma4 और B2, अगर मैं इस टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लेता तो कैसे बना सकते थे आप, इनको ऐसे बना सकते थे, देखो B
और यहां पे भी बी कर देता, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। तो देखो आपको ये कैसे दिख रहा है, बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे दिख रहे हैं सेम वाले। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाती है, ये हमारी ट्रांस हो जाती है ना। और अब मैं इसी की मतलब क्या बना देता, सिस बना देता इस तरीके से। देखो एम, यहाँ पे मैं जैसे मैं यहाँ पे बी कर दूं, यहाँ पे बी कर दूं, और बाकी जगह पे क्या कर दूं मैं, बाकी जगह पे ए लगा दूं। देखो इस तरीके से ए ए, और यहाँ पे मैंने ए लगा दिया। तो ये वाले क्या आ गई, ये एडजेसेंट पोजीशन पे आ गई, एडजेसेंट पोजीशन पे आ गई। तो ये कैसा हो जाएगा, सिस आइसोमर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात इसने बोली है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि ये वाली जो बात है वो बिल्कुल फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इनके आपने आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। तो आईयूपीएसी नेम के लिए मैंने बात बताई थी कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ लिखा हुआ है, उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, फिर नाम लिखा जाता है लिगेंड का। अंदर नाम किसका लिखा जाता है, फिर नाम लिखा जाता है लिगेंड का, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में। और लिगेंड का नाम लिखने के बाद में फिर नाम लिखा जाता है मेटल का, है ना। फिर मेटल का नाम लिखा जाता है, और मेटल के तुरंत बाद क्या लिखा जाती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, जो बाहर जो हमारी आउटर स्पीसीज लगी होती हैं उसका नाम लिखा जाता है। तो ये हमारे रूल्स थे। तो यहाँ पे देखो बाहर तो कुछ लगा हुआ नहीं है, नहीं लगा हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे कुछ भी नाम। अब हम नाम लिखेंगे इनका लिगेंड्स का। तो लिगेंड में देखो 5 तो अमोनिया लगे हुए हैं, और ये लगा हुआ है कार्बोनेटो। देखो कार्बोनेटो क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, ठीक है, कार्बोनेटो होता है वो। तो यहाँ पे ये कार्बोनेटो है, ये अमीन है। एक तो अमीन है, दूसरा है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे तो ए पहले आ रहा है, तो मैं पहले अमीन का नाम लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे नाम लिखा है पेंटा अमीन। पेंटा अमीन क्यों लिखा, क्योंकि 5 अमोनिया है। और ये CO3 क्या है, CO3 है तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, इसका नाम लिख दिया है। फिर हम लिखेंगे मेटल का नाम। तो हमने मेटल का नाम क्या लिखा है, कोबाल्ट। अब मैंने आपको बताया था कि कब कोबाल्ट लिखना है और कब कोबाल्टेट लिखना है। कब लिखना है, देखो कोबाल्ट जो है, कब तो आप कोबाल्ट लिखेंगे और कब आप कोबाल्टेट लिखेंगे। तो ये बातें कब लिखी जाती हैं, ये तब लिखी जाती हैं जब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो 8 लगाएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कोबाल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम चार्ज फाइंड आउट करें तो एक क्लोरीन लगा हुआ है बाहर की तरफ, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। और -1 वाली चीज किसके पास में जाती है, +1 के पास में, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आएगा +1 और क्लोरीन के पास जाएगा -1, है ना। तो प्लस में चार्ज है इसलिए इसका नाम लिखा गया है कोबाल्ट। देखो कोबाल्ट लिख दिया। अब फिर लिखी जाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको X मान लेते हैं। तो इसको मैंने X मान लिया कोबाल्ट को। प्लस में 5 अमोनिया है तो मैंने 5 लिख दिया, और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है इसलिए ये इसके ऊपर चार्ज होगा 0, तो 0 लिख दिया। प्लस में अब कोबाल्ट कार्बोनेटो जो होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो मैं यहाँ पे -2 लिख दूंगा, ठीक है, -2 लिख दिया। और क्लोरीन के ऊपर देखो, अब क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज था, जिसके कारण इस सफेयर के ऊपर क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया। और सफेयर वाला जो चार्ज है वो कहाँ लिखा जाएगा, बराबर में लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे +1 बराबर में लिख दूंगा। अब देखो -2 वाला वहां जाएगा तो ये तो +2 बन जाएगा, और ये 0 है पहले से ही, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं X इज इक्वल टू +2 उधर चला गया और +1 था, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3, है ना। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई, इसीलिए यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। और बाहर जो लिखा होता है क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोराइड लिख देंगे, फ्लोरीन लगा होता तो फ्लोराइड लिख देते। तो ये इसका नाम बन गया, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे वाले का नाम भी लिखते हैं। तो बाहर वाला लगा हुआ है तो बाहर क्या है, पोटासियम है। देखो बाहर वाले की हम नंबरिंग नहीं लिखते हैं, ना तो बाहर वाले की नंबरिंग लिखते हैं और ना इधर वाले की नंबरिंग लिखते हैं, केवल नंबरिंग हम लिगेंड की लिखते हैं। तो यहाँ पे बाहर लगा हुआ है पोटासियम, तो हमने देखो पोटासियम लिख दिया। फिर थोड़ा सा हमने स्पेस दिया है, और स्पेस देने के बाद में देखो यहाँ पे जो ये जो लिगेंड लगा हुआ है ना, इसे बोलते हैं ऑक्सालेटो, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे आप, ऑक्सालेटो बोलेंगे, क्योंकि इसका नाम है ऑक्सालेटो। और कितने लगे हुए हैं, तो 3 लगे हुए हैं। तो अब आप कहेंगे सर 3 के लिए तो हम ट्राई लगाते थे, 2 के लिए हम डाई लगाते थे, लेकिन यहाँ पे जो ये ऑक्सालेटो होता है ना, ये बाइडेंडेट लिगेंड है। ये क्या है, ये है बाइडेंडेट लिगेंड। और बाइडेंडेट की जब आप नंबरिंग लिखते हैं ना, बाइडेंडेट, सॉरी भाई थोड़ी स्पेलिंग हो गई गलत। तो बाइडेंडेट की जब आप नंबरिंग लिखते हैं ना, तो 2 होते हैं तो बिस लिखते हैं, 3 होते हैं तो ट्रिस लिखते हैं, ठीक है, 4 होता है तो टेट्राकिस लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, बाइडेंडेट के लिए अगर 3 है तो आप क्या लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे, वहां पे ट्राई नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रिस लगा के आपने क्या लिख देना है, ऑक्सालेटो लिख देना है, लिख दिया। फिर आप आयरन का नाम लिखेंगे। देखो आयरन का नाम कब तो आयरन लिखा जाएगा, है ना, कब तो आयरन लिखेंगे, या फिर फेरस आप लिख सकते हैं, और कब आप फेरेट लिखेंगे।
तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव के अंदर है तो आप क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। तो कैसे पता चला इसका ऊपर चार्ज नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो देखो यहाँ पे 3 पोटासियम लगे हुए हैं और एक पोटासियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो 3 के ऊपर कितना चार्ज होगा, 3 के ऊपर +3 चार्ज होगा। और +3 वाली चीज कहां जाएगी, तो +3 वाली चीज जाएगी -3 के पास में, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3। तो इसके ऊपर चार्ज माइनस का है, तो माइनस का है तो आयरन को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फेरेट, 8 के साथ में उसको खत्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या निकालेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी +3, जैसा कि मैंने अभी सिखाया आपको। तो इस तरीके से आपने क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती क्या है। तो देखो आपको जब हमने यूनिट पढ़ाई थी, अगर आपने वो हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कोऑर्डिनेशन की, वहां से आप देख सकते हैं। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज होती है ना, देखो इस तरीके से उनके डी ऑर्बिटल इस तरीके से होते हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं, वैसे तो इनकी एनर्जी सभी की समान है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही लिगेंड इनके नजदीक आता है ना, तो इनमें क्या हो जाती है, इनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। तो नीचे तो आ जाते हैं 3 ऑर्बिटल जिसे हम बोलते हैं T2G, और ऊपर चले जाते हैं 2 ऑर्बिटल जिसे हम बोलते हैं EG, है ना। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में एनर्जीज गैप आ जाता है, और जो ये एनर्जी गैप होता है ना, इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये डेलो बताता है ऑक्टाहेड्रल केसेस के लिए, ठीक है, इज द एनर्जी, ये वो एनर्जी है डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, कि T2G और EG ऑर्बिटल की जो एनर्जीज डिफरेंस है वही होती है ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है इसी के अंदर, कि हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ओ, डेल ओ का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहा है, कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होगी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल के ऊपर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी हैविंग D4 कॉन्फ़िगरेशन। कहता है कि अगर मेरे पास में D4 स्पीसीज है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे डिसाइड होगी। तो देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 2 केसेस के लिए होती है, एक तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए होती है और दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे कहूं तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है, उससे अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो अब मान के चलते हैं कि मेरे पास में जो D4 का केस है ना, वो मैं लेके चलता हूं वीक फील्ड लिगेंड का, है ना। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 है। तो अब मैं लेके चल रहा हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस, ठीक है, सॉरी मैं कौन सा लेके चल रहा था, वीक फील्ड लिगेंड का, ठीक है। तो मैं वीक फील्ड लिगेंड का केस लेके चलता हूं सबसे पहले, ये मैंने उठा लिया वीक फील्ड लिगेंड का केस, वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब वीक फील्ड लिगेंड, अब वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां है। अब पेयरिंग वो नहीं करवाएगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा उछल के। तो ऊपर क्या होगा, ऊपर ये कब जा सकता है, तो मान के चलो ये ऊपर तभी जाएगा ना जब ये जो एनर्जी गैप है ये कम होगा। अगर ये एनर्जी गैप यानी डेल ओ की वैल्यू अगर ये ज्यादा होती तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता था, नहीं जाता, क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाती तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता ऊपर तक, क्योंकि इसके पास में इतनी एनर्जी नहीं थी। लेकिन अगर ये ऊपर चला गया है, इसका मतलब है कि जो डेल ओ की वैल्यू क्या है, डेल ओ की वैल्यू कम है यानी लेस है, ठीक है। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड का केस लेके चल रहा हूं तो इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी, और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और EG में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो यहां पे लिख के दिखा दिया। और कॉम्प्लेक्स कैसा कहा जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग होगी तो अब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इधर ही भरा जाएगा, है ना, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे भरेंगे आप इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे भरा जाएगा, और यहां पे भरा जाएगा तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, और EG में कितने हो गए, 0 हो गए। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ये कौन सा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और ऐसे केसेस में जो डेलो की वैल्यू होती है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, वो डेलो की वैल्यू ज्यादा होती है, और ज्यादा होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता, वो पेयरिंग करवा देता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आपको यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और आपने क्या करना है, इनका जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो एक्सप्लेन करना है। तो हमने जो ये कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं सबसे पहले हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, देखो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, ठीक है, ये करवा देगा पेयरिंग। और जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा केस लेके चलते हैं, ऊपर वाला केस लेके चलते हैं FeCN6 का।
ये हमने यहाँ पे लिख दिया FeCN6 और यहाँ पे लिख दिया हमने 4 नेगेटिव, ऐसा लिख दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे स्टेप 1 के अंदर। तो आयरन आता है हमारा 26 नंबर पे, ठीक है, 26 पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d6 4s2, ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखो जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसे मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। मैंने x मान लिया आयरन को। प्लस में साइनाइड कितने अटैच हैं, 6 साइनाइड अटैच हैं, और एक साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, तो हमने -1 से मल्टीप्लाई करा दी, और बराबर में हम लिखते हैं जो इसके ऊपर चार्ज होता है, तो -4 बराबर में लिख देंगे, लिख दिया। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो -6 वहां जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 6 - 4 = 2, यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई। तो हमने यहाँ पे +2 के ऊपर लिखेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। +2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो इसका मतलब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 बचे हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के ऊपर इसकी d ऑर्बिटल बना लूंगा इस तरीके से। देखो ये मैंने d ऑर्बिटल बना लिया है और इसका नाम है 3d ऑर्बिटल, ठीक है, 3d हो गया। यहाँ पे हमने 4s बना लिया है और यहाँ पे हमने बना लिया 4p, इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो मैं यहाँ पे 6 बना लूंगा। देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये मैंने बना लिया। अब क्या होगा, अब मैं एक्साइटेड स्टेट के ऊपर लिखूंगा, एक्साइटेड स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट भी, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट के ऊपर लिखूंगा। एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि अब साइनाइड इसके पास आ चुका है, तो साइनाइड के लिए कितनी जगह चाहिए, 6 जगह चाहिए हैं, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो देखो पेयरिंग कैसे करवाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल के यहाँ चला जाएगा, तो इस तरीके से ये पेयरिंग करवा देगा। देखो यहाँ पे मैं दोबारा से बना रहा हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 पेयरिंग करवा देगा। तो 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, ये 2 तो खाली रह गए, 3d के 2 ऑर्बिटल खाली रह गए, 4s का 1 ऑर्बिटल खाली रह गया, और 4p के 3 ऑर्बिटल खाली रह गए हैं, ठीक है। तो अब जो ये आया है साइनाइड 6 आए हैं, वो क्या करेंगे, एक यहाँ भर जाएगा, यहाँ पे आपने साइनाइड लिख लेने हैं, एक साइनाइड यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो टोटल साइनाइड 6 आ गई, है ना। यानी हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा FeCN6, हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा FeCN6 4 नेगेटिव। तो इसने कितनी जगह ऑक्युपाई करी है, कितनी जगह ऑक्युपाई करी है, तो देखो D के तो इसने 2 ऑर्बिटल लिए हैं, यानी D2 हो गया, S का 1 ऑर्बिटल लिया है, S हो गया, P के 3 ऑर्बिटल लिए हैं, यानी D2sp3, ये हो गया, है ना। तो इसके बारे में अब आप क्या क्या बातें बता सकते हैं वो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। देखो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स था FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव, ये था हमारे पास में कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहली बात तो आप ये बता सकते हैं कि ये देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका 6, क्योंकि कितने लिगेंड अटैच हैं, 6 लिगेंड अटैच हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, है ना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या होती है 6 वाले की, ऑक्टाहेड्रल होती है, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, ये बात आप बता सकते हैं। तीसरी बात आप क्या बता सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी निकाली, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली थी, D2sp3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। चौथी बात आप क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अगर D वाला ऑर्बिटल शुरुआत वाला है, यानी इनर वाला है, कौन सा लिया गया है, इनर वाला, यानी अंदर की तरफ लिखा गया है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, है ना। अगली बात आप क्या बता सकते हैं, अगली बात आप बता सकते हैं कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन है। तो अगर D अंदर वाला है, देखो ये बाहर की तरफ नहीं है, sp3d2 होता तो बाहर की तरफ होता, लेकिन ये अंदर की तरफ है, तो ये हमारा हो जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इतनी सारी बातें आप क्या कर सकते हैं, इनकी बता सकते हैं एक ही बात एक्सपेरिमेंट में। अब हम दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो दूसरी स्लाइड ले लेता हूं मैं। अब देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा है हमारा, दूसरा कॉम्प्लेक्स है COF6 3 नेगेटिव, जहां पे फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो अब देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं COF6 3 नेगेटिव, ये मैंने लिख दिया COF6 3 नेगेटिव, ये लिख दिया। अब देखो कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, तो कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d7 4s2, ये हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है, आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसको x मान लेंगे, x मैंने मान लिया, प्लस में 6 फ्लोरीन अटैच हैं, 6 लिख दिया, एक फ्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1 लिख दिया, बराबर में आप लिखेंगे जो ये चार्ज होता है इसके ऊपर, यानी -3, ये लिख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 वहां जाएगा, +6 हो जाएगा, तो 6 - 3 कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, तो कोबाल्ट +3 में लिखते हैं। देखो +3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, एक यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे बन जाएगा 3d6। अब मैं क्या करूंगा, इसकी ग्राउंड स्टेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर बनाओ, देखो मैंने ये बना लिया, d ऑर्बिटल बना लिया, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, और ये हो गया 4p, ये हो गया 4p। तो d में कितने 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 1 6,
ये हो गया 6। लेकिन अब मुझे पता है ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग तो करवाएगा नहीं, तो 6 फ्लोरीन के लिए जगह कहां से आएगी? देखो ये 4s है, ये 4p है, इससे आगे वाला कौन सा होगा? इससे आगे वाला होगा 4d, है ना, ये होगा। तो 6 फ्लोरीन क्या करेंगे, एक यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएंगे और बाकी के 2 यहां आ जाएंगे। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बना है ना COF6 3 नेगेटिव, ये कैसे बना है? ये इस तरीके से बना है, देखो ये d ऑर्बिटल 3d वाला तो एज इट इज है, ये मैंने भर लिया, 2 यहां भर लिए, 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है। ये 3d वाला तो पूरा भरा हुआ है। 4s में क्या करेगा, 1 फ्लोरीन यहां आ जाएगा, है ना। 4p में क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन यहां आ जाएंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और 2 फ्लोरीन 4d वाले में आ जाएंगे, है ना। ये हो गया 4p और ये हो गया 4d, तो 2 फ्लोरीन यहां आ जाएंगे। तो इन्होंने कितनी जगह ऑक्युपाई करी है? देखो एक तो एस ऑक्युपाई करा है, 3 p ऑक्युपाई करे हैं और d आउटर वाले ऑक्युपाई करे हैं, sp3d2। तो यहां पे इस तरीके से आप क्या क्या बातें बता सकते हैं अब इसके बारे में, देखो मैं यहां पे लिख के बताता हूं आपको। तो देखो कॉम्प्लेक्स क्या था हमारा, कॉम्प्लेक्स था COF6 3 नेगेटिव। तो पहली बात आप यहां पे क्या बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। दूसरी बात आप बता सकते हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अगर इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये हो जाएगी। नेक्स्ट आप क्या बता सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d2, तो बाहर वाली थी, बाहर वाली थी, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट आप क्या बता सकते हैं कि अगर बाहर वाला डी ऑर्बिटल इंक्लूडेड है तो हम इसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी बातें आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द, ये आपका कॉम्प्लेक्स दे दिया गया है, तो ये बताइए कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं, कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होंगे और किससे अटैच होंगे, सिंगल बॉन्ड से कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच है, वही आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो कितने लिगेंड अटैच है, 5 तो अमोनिया है और 1 कार्बोनेटो है। यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोनेटो होता है ना वो एक बाइडेंडेट लिगेंड होता है, लेकिन ये क्या करता है अपने अपनी इच्छा अनुसार कभी ये सिंगल बॉन्ड भी डोनेट कर देता है, कभी ये डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे कार्बोनेटो क्या करता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो 5 अमोनिया है, 1 कार्बोनेटो से बनेगा, तो टोटल बॉन्ड कितने हुए, 6 हुए, 6 हुए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। देखो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो IUPAC नेम के लिए मैंने बार बार बताया है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन जो सबसे पहले स्पीसीज लिखी हुई है उसका नाम लिखेंगे और उसकी नंबरिंग नहीं करेंगे आप। जैसे यहाँ पे 3 पोटासियम है तो आप ट्राई पोटासियम नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ पोटासियम लिखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने पोटासियम लिख दिया, फिर नाम लिखा जाता है लीगेंड का। तो लीगेंड कितने हैं, 6 साइनाइड अटैच हैं, तो आप लिखेंगे हेक्सा, 6 का मतलब है हेक्सा, और साइनाइड अटैच है तो सियानो आप लिखेंगे इसका नाम, तो हेक्सा सियानो हो गया। फिर आप लिखते हैं मेटल का नाम, और मेटल का नाम जैसे यहाँ पे आयरन लगा हुआ है तो आयरन के आप 2 नाम लिख सकते हैं, एक तो फेरस आप लिख सकते हैं, फेरस, और दूसरा आप लिख सकते हैं फेरेट, फेरेट, या फिर आप आयरन भी लिख सकते हैं इस फेरस की जगह पे, ठीक है, आयरन। तो दूसरा आप लिख सकते हैं फेरेट। तो 8 कब लिखा जाता है, 8 लिखा जाता है जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज कब होगा, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे 3 पोटासियम लगे हुए हैं और 1 पोटासियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 3 के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। तो +3 वाली स्पीसी कहाँ जाती है, -3 के पास में, तो देखो माइनस में चार्ज होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस में है, तो इसको आप लिखेंगे फेरेट। देखो ये फेरेट लिखा हुआ है। और फिर आप क्या करते हैं, फिर लास्ट में आप लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी आयरन की, देखो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं। प्लस में कितने साइनाइड अटैच हैं, 6 साइनाइड अटैच हैं, एक के ऊपर -1 चार्ज होता है, बराबर में क्या लिखते हैं, जो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है यानी -3, तो हम -3 लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, x - 6 -3, और x 6 वहां जाएगा प्लस में, 6 - 3 3 आ गया। तो यहाँ पे देखो हमने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो मैंने अभी बताया कि जो नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं ना उन्हीं को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि सेंट्रल मेटल एटम से कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच है।
सेंट्रल मेटल एटम से कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हैं, वही होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर, ये वो नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड, जो कि क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड होंगे विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। जैसे कि यहाँ पे देखो कि प्लेटिनम Cl6 है, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन अटैच है, 6 क्लोरीन अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से, और 6 क्लोरीन अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे क्या पूछा था उसने, आगे पूछा है कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन प्लेटिनम 6। देखो ये प्लेटिनम Cl6 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका, तो कितने लिगेंड अटैच हैं, देखो 6 क्लोरीन अटैच हैं, 6 क्लोरीन अटैच हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिडेंडेट, डाइडेंडेट एंड एम्बीडेंडेट लिगेंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। और सभी का आपने क्या देना है, एग्जांपल देना है। तो यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है एक, यानी ऐसा लिगेंड जो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, उसे कहेंगे यूनिडेंडेट। डाइडेंडेट का मतलब होता है दो, यानी ऐसा लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, उसे कहेंगे डाइडेंडेट। और एम्बीडेंडेट लिगेंड कौन सा होता है, ऐसा लिगेंड जिसके पास में दो कोऑर्डिनेशन साइट होती हैं अटैच होने के लिए, दो कोऑर्डिनेशन साइट होती हैं अटैच होने के लिए, लेकिन एक समय पे एक ही साइड से वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे साइनाइड SCN था, तो ये सल्फर से भी बाइंड हो सकता था और नाइट्रोजन से भी बाइंड हो सकता था। तो देखो यहाँ पे यूनिडेंडेट में क्या बताएंगे आप कि ए लिगेंड दैट इज बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू ओनली वन डोनर एटम, केवल एक ही डोनर एटम से अटैच होगा, उसे हम कहेंगे यूनिडेंडेट लिगेंड। एग्जांपल में जैसे अमोनिया हो गया, क्लोरीन हो गया, ये यूनिडेंडेट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है हमारा बाइडेंडेट। तो देखो ए लिगेंड दैट इज बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू टू डोनर एटम, जो दो डोनर एटम से अटैच होगा वो बाइडेंडेट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, ऑक्सालेटो आयन हो गया, तो ये बाइडेंडेट यानी दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। तीसरा है हमारा एम्बीडेंडेट लिगेंड, यानी ए लिगेंड दैट कैन अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू आइदर टू ऑफ डिफरेंट डोनर एटम्स। कहता है कि ऐसा लिगेंड जो दो साइड से अटैच हो सकता है, उसके पास में दो डोनर साइट होती हैं, लेकिन वन एट ए टाइम, लेकिन एक समय पे एक ही साइड से वो अटैच होगा, उसे हम कहेंगे एम्बीडेंडेट लिगेंड। जैसे देखो नाइट्रो यानी नाइट्राइट है NO2 नेगेटिव, ये कैन बाइंड थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों से बाइंड हो सकता है। अगर NO2 अगर ये नाइट्रोजन से बाइंड हो रहा है तो इसका नाम कहेंगे हम नाइट्रो एन, और अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है यानी ONO, तो हम इसका नाम बोलते हैं नाइट्रो ओ। सिमिलरली जैसे दूसरा है, जैसे थायोसाइनाइट है SCN नेगेटिव, ये दोनों से बाइंड कर सकता है, सल्फर से भी और नाइट्रोजन से भी। जब ये सल्फर से बाइंड करता है तो हम इसे बोलते हैं थायोसाइनाइट। और जब ये क्या करता है, नाइट्रोजन से बाइंड करता है यानी NCS, देखो इस तरीके से नाइट्रोजन से बाइंड करता है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनाइट। तो ये आपको नाम भी याद होने चाहिए इनके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस। इसमें आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड आपको अटैच हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो 5 तो अमोनिया है और एक कार्बोनेटो है, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, आंसर आ जाएगा आपका 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस। आपने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो कॉम्प्लेक्स दे दिया उसने KCO और CO4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो देखो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसे मैं क्या मानता हूं, X मानता हूं। X मान लिया, प्लस में 4 कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, और कार्बोनिल क्या होता है हमारे पास में, न्यूट्रल होता है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर में हम जो इसके ऊपर चार्ज होता है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम बराबर में लिखते हैं। तो क्या चार्ज होगा, कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पे पोटासियम अटैच है और पोटासियम के ऊपर चार्ज होता है +1, और +1 वाली चीज किसके पास जाती है, -1 के पास जाती है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन सफेयर के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, -1, तो -1 को आप बराबर में लिख लेंगे। तो X = -1 क्या आ गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो -1 कहाँ है ऑप्शन में, देखो ये रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट आर एम्बीडेंडेट लिगेंड, कि एम्बीडेंडेट लिगेंड क्या होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ऐसे लिगेंड जिनके पास में क्या होती हैं, दो कोऑर्डिनेशन साइट होती हैं, लेकिन एक समय पे एक ही साइड से अटैच होते हैं, जैसे कि SCN का एग्जांपल लिया था और NO2 नेगेटिव का एग्जांपल लिया था, यानी नाइट्राइट का एग्जांपल लिया था। तो वही यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रखा है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो ये आप पढ़ लेंगे आसानी से। देखो नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में खालिस्तान, आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
कहता है कि इन ये हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया है कॉपर का, कॉपर NH3 4 और SO4। तो कहता है कि इसमें से कितने आयंस जनरेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आउटर स्पीसीज होती है ना वही डिसोसिएट होती है, एक तो वो डिसोसिएट हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स एज इट इज रहता है। तो अगर मैं इसको पानी के अंदर डालूं भी ना, देखो ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, जैसे मैंने इसको पानी के अंदर डाला, कॉम्प्लेक्स वाला कंपाउंड तो अलग निकल गया और सल्फेट अलग निकल गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी जनरेट हुई हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि टोटल आयंस यहाँ पे 2 ही निकल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालिस्तान इज द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका आपने IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले K3 लिखा गया है और इसकी हम नंबरिंग नहीं करते हैं, तो सीधा हम क्या लिखेंगे, पोटासियम लिखेंगे। देखो ये हमने पोटासियम लिख दिया है। फिर हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सालेटो। देखो C2O4 हमारा ऑक्सालेटो लिगेंड होता है, ऑक्सालेटो। और ऑक्सालेटो हमने बताया था कि ये कैसा होता है, ये बाइडेंडेट लिगेंड होता है। और बाइडेंडेट लिगेंड की जब हम क्या करते हैं, जब बाइडेंडेट लिगेंड की हम नंबरिंग करते हैं, जैसे 2 हैं तो डाई लिखना चाहिए था, 3 है तो ट्राई लिखना चाहिए था, लेकिन बाइडेंडेट में ऐसा नहीं होता है। बाइडेंडेट में अगर 2 हैं तो हम उसकी जगह पे लिखते हैं बिस, 3 है तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं ट्रिस। तो यहाँ पे जो ऑक्सालेटो है वो कितने अटैच हैं, 3 अटैच हैं। तो आप लिखेंगे ट्रिस ऑक्सालेटो, ये लिख दिया। इसके बाद में हम नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, यानी एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का नाम हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम। दूसरा हम लिख सकते हैं एल्यूमिनेट। तो हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा नाम लिखना है ना। तो आपको क्या देखना है, आपको इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज देखना है। अगर चार्ज नेगेटिव में है तो 8 के साथ में खत्म करेंगे, और पॉजिटिव में है तो सीधा आप एल्यूमिनियम लिख देंगे। तो कैसे पता करेंगे आप चार्ज इसका, तो देखो यहाँ पे 3 पोटासियम लगे हुए हैं और एक पोटासियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो 3 के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। और +3 वाली चीज किसके पास में जाएगी, -3 के पास में जाएगी। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -3 चार्ज है, और -3 चार्ज होगा तो नाम क्या लिखा जाएगा, एल्यूमिनेट। तो देखो ये हमने नाम लिख दिया एल्यूमिनेट। अब फर्दर क्या होगा, लास्ट में हम लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसे मैं क्या मान लूंगा, X मान लूंगा। मैंने X मान लिया। प्लस में 3 ऑक्सालेटो अटैच हैं तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, और एक ऑक्सालेटो के ऊपर चार्ज होता है -2। ठीक है, तो इसके ऊपर -2 से मल्टीप्लाई कर दी, और बराबर में क्या लिखेंगे, इस स्फीयर का चार्ज लिखेंगे, तो उस बराबर में है -3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, -6 वहां जाएगा तो +6 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो +3। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। कि मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग का नेचर बताओ। जैसे मेटल हो गया, मेटल का अगर कार्बोनिल के साथ में बॉन्ड बना ले तो वो मेटल कार्बोनिल्स बन जाते हैं। तो उनकी बॉन्डिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे आंसर में आप बताएंगे कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स इन्वॉल्व्स 2 टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इसके पास में 2 इंटरेक्शन होती हैं। पहली इंटरेक्शन होगी जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, देखो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रखे हैं, इनके डायग्राम से बना रखे हैं, सॉरी ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पे मेटल के मैंने डायग्राम बना लिए। देखो अब मेटल में क्या होते हैं, मेटल के पास में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके पास में मौजूद होते हैं डी ऑर्बिटल में, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। और जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड के पास में पहले से ही ऑर्बिटल, मतलब उस ऑर्बिटल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि लिगेंड का काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो यहाँ पे होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है कि जो लोन पेयर होते हैं ना कार्बन के ऑफ CO डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे कार्बोनिल मैंने बना लिया है, कार्बोनिल के पास में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट करेंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करे जाते हैं मेटल के। तो जब वो डोनेट करता है ना तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट वो कहता है दूसरा इंटरेक्शन होता है जब बैक बॉन्डिंग होती है, यानी पाई बॉन्ड जब वो बनाता है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, जो मेटल के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे ना वो क्या करता है, अब जो एम्प्टी ऑर्बिटल है लिगेंड के, देखो यहाँ पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल है लिगेंड के, देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है। तो क्या होती है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग होती है तो उसी को बोला जाता है पाई बैक बॉन्डिंग, और इसी का दूसरा नाम होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो दूसरे इंटरेक्शन में आप क्या लिखेंगे कि जो फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं ना मेटल्स के, वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन बैक टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO, यानी CO के जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं जो एंटी बॉन्डिंग वाले, वहां पे डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 टाइप की इंटरेक्शन हुई। पहली कब हुई, जब लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसे दिए, सेंट्रल मेटल एटम को दिए, तब बना सिग्मा बॉन्ड। दूसरी इंटरेक्शन जब हुई जब मेटल के पास में जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करता है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करता है, यानी वापस से एम्प्टी ऑर्बिटल में देता है लिगेंड के। तो वहां पे बनता है हमारा पाई बैक बॉन्डिंग, ये बन रहा है देखो यहाँ पे इस तरीके से। तो फर्दर वो क्या कहता है, फर्दर कहता है कि इसी को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है ये क्या करता है, स्ट्रेंथन्स द मेटल कार्बोनिल CO बॉन्ड एंड वीकन्स द CO बॉन्ड।
कहता है कि जो MCO का बॉन्ड होता है ना, मेटल वाला जो बॉन्ड होता है, उसे तो स्ट्रॉन्ग कर देता है, लेकिन जो CO वाला बॉन्ड होता है, देखो ये वाला जो बॉन्ड होता है, उसे क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। तो इस तरीके से आपने आंसर लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो IUPAC नेम क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले वाले का नाम लिखेंगे, तो पोटासियम है, इसकी नंबरिंग तो हम करते नहीं है, तो आप लिखेंगे पोटासियम। देखो ये पोटासियम लिख दिया। फिर लिखते हैं हम लिगेंड का नाम। तो लिगेंड कितने हैं, 6 लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। देखो 6 है तो हेक्सा, और साइनाइड है तो सियानो, ये लिख दिया। फिर हम लिखेंगे मैंगनीज का नाम। अब मैंगनीज का नाम 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो हम लिख सकते हैं मैंगनीज, मैंगनीज, और दूसरा हम लिख सकते हैं मैग्नेट, मैग्नेट। और मैग्नेट कब लिखा जाएगा, मैग्नेट जब लिखा जाएगा जब इस सफेयर के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव में। तो नेगेटिव कैसे पता चला मुझे, तो देखो पोटासियम 4 लगे हुए हैं, एक पोटासियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो चार्ज के 4 के ऊपर कितना होगा, +4 होगा। तो +4 वाली चीज कहां जाएगी, -4 के पास में। तो इस सफेयर के ऊपर माइनस में चार्ज था, इसीलिए लिखा गया है मैग्नेट, ये लिख दिया। अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। देखो इसकी निकालेंगे तो इसको हम X मान लेंगे, प्लस में 6 साइनाइड अटैच है, एक के ऊपर -1 चार्ज होता है, और कोऑर्डिनेशन सफेयर वाला चार्ज हम बराबर में लिखते हैं -4, है ना, ये हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो -6 वहां जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो x = 6 - 4, x = 2। तो यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 नेगेटिव, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 2 पॉजिटिव, आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहता है इन दोनों के जो कलर्स है ना वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो साइनाइड है ना वो तो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो यहाँ पे जो ये वाटर है ना ये है वीक फील्ड लिगेंड। ये तो वीक फील्ड लिगेंड हो गया और साइनाइड हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इनकी लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है ना, इसके अकॉर्डिंग ये जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा ये कॉम्प्लेक्स, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगा, और वो वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण इनके जो कलर होते हैं ना डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो कलर होगा वो क्या पाया जाएगा, वो डिफरेंट पाया जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो आपने आंसर क्या लिखना है इसका, आप लिखेंगे, आपने ये दोनों कॉम्प्लेक्स लिख लिए यहाँ पे, सोज डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो अलग अलग कलर शो करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, बिकॉज द लिगेंड्स अटैच टू Fe2 पॉजिटिव आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों में ही आयरन 2 पॉजिटिव के पास में जो लिगेंड है ना वो अलग अलग अटैच है। एक में साइनाइड है, दूसरे में वाटर है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वाटर वीक फील्ड है। ये हमने लिख दिया, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। फिर वो कहता है कि दे प्रोड्यूस डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब सीधी सी बात है इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाता था, पेयरिंग करवाता था, है ना। और पेयरिंग कब होती थी, जब डेलो की वैल्यू क्या होती थी, ज्यादा होती थी, है ना। ज्यादा होगी तभी तो लिगेंड वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता था, वो पेयरिंग करवा लेते थे। लेकिन ये वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब डेलो की वैल्यू क्या होगी, डेलो की वैल्यू कम होगी, है ना। तो देखो दोनों के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, अलग अलग है। फिर वो कहता है कि हेंस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और रिजल्टिंग इन डिफरेंट कलर्स, और इसी यही कारण है कि उनका जो कलर है वो डिफरेंट होता है। तो मेन आंसर तो आपका यहीं तक हो जाता है। ये आगे मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता रखी है। एक्स्ट्रा में क्या कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स है ना उसकी लार्ज डेलो की वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे मैंने बताया कि लार्ज डेलो की वैल्यू होगी तो वो एब्जॉर्ब करेगा हाइयर एनर्जी को, ठीक है, और शॉर्टर वेवलेंथ यानी जिसकी कम वेवलेंथ होगी ना उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी डेलो की वैल्यू होती है स्मॉल, और वो एब्जॉर्प्शन करेगा लोअर एनर्जी में, और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और यही रीजन है कि उनका कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है कोबाल्ट का, जिसमें NH3 अटैच है, क्लोरीन अटैच है, और En ट्वाइस यानी इथाइलिन डाइअमाइन अटैच है, और 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स बताना है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो आइसोमर्स होते हैं जिनकी मिरर इमेजेस बन जाती हैं, है ना, जो मिरर इमेजेस शो करते हैं लेकिन नॉन सुपर इंपोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इंपोजिबल। सुपर इंपोजिबल, नॉन सुपर इंपोजिबल का मतलब है कि अगर मैं एक के ऊपर एक को रखूं तो वो सुपर इंपोज यानी कवर अप ना करे, उनके वो क्या करे, थोड़ी जगह अलग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया सबसे पहले तो इस तरीके से, कोबाल्ट, देखो यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिया, यहाँ पे अमोनिया, और ये मैंने बाइडेंडल लिगेंड इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं।
तो ये तो हो गया ट्रांस आइसोमर, ये तो ट्रांस हो गया। देखो ये देखो सेम वाले जो अगर लिगेंड हैं वो अगर अपोजिट पोजीशन पे अटैच होते हैं तो वो ट्रांस पोजीशन कहलाई जाती है, और अगर सेम वाले लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे हो जाते हैं तो वो सिस पोजीशन कहलाई जाती है। देखो जैसे यहाँ पे ये वाला जो EN है हमने एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच कर दिया तो ये सिस आइसोमर हो गया। अब मैं इसकी अगर मिरर इमेज बना दूं, जैसे मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया तो ये वाली इमेज कहाँ बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। देखो ये बन गया। अब अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स को, इस वाली मिरर इमेज को इसके ऊपर उठा के रखूंगा तो ये वाला तो इधर की तरफ जाएगा, है ना, ये वाले इधर की तरफ जाएंगे, यानी दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे, एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं होंगे। तो ये हो जाती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के, वो हमने इस तरीके से आपने बना के दिखाने होते हैं एग्जाम के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहां पे हमने HBSC के 2020 से लेकर 2025 तक के सारे ही PYQ कर लिए हैं अपने, जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे गए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे गए थे। तो आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें कि लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए है, इस पूरे PYQ की PDF चाहिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें PDF, ताकि हम इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।